वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अमेरिका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद पहले बराए रास्त मुज़ाकरात किसी हतमी मुआहदे के बगैर ख़त्म हो गए हैं। इस्लामाबाद में आलमी सफारती कारी का जो तारीखी मगर दुश्वार गुजार मरहला जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद होने वाली पहली आला सतह पर बराह रास्त बातचीत किसी हतमी मुआहदे पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो गई। इस्लामाबाद में होने वाली ये 21 घंटे तवील नशिस्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनी रही, मगर फरीकैन के दरमियान 5 दहाइयों पर मुहीद खलीजी जो इस एक चीज़ नज़र आ रही थी, जो खलीज नज़र आ रही थी, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सकी। पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले इस अहम इजलास में अमरीकी वफ्द की क़यादत नायब सदर JD वैंस, जबकि ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने की। मुज़ाकरात के आगाज़ से पहले दोनों वफूद ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें की। हफ्ता 11 अप्रैल की दोपहर से शुरू होने वाले मुज़ाकरात इतवार की सुबह तक जारी रहे, जिसमें मशरिक़ वस्ता के मसाइल पर बामानी गुफ्तगू की गई। ये मुज़ाकरात 3 मुख्तलिफ सेशंस पर मुश्तमिल थे। पहला सेशन बिलवास्ता था, जिसमें दोनों वफूद के दरमियान तहरीरी पैगामात का तबादला पाकिस्तानी हुकाम के ज़रिए हो रहा था। दूसरे सेशन में दोनों आला सतह के वफूद ने ईरानी इनकलाब के बाद पहली बार एक ही मेज़ पर आमने सामने बैठकर गुफ्तगू की, जबकि तीसरा सेशन मरकज़ी वफूद के हमरा आने वाली टेक्निकल टीम्स के दरमियान हुआ। इस दौरान दोनों वफूद की क़यादत ने पाकिस्तानी क़यादत के साथ आशाइये में भी शिरकत की। मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ ना होने की बुनियादी वजह दोनों ममालिक के अपनी अपनी जो रेड लाइन्स थीं उन पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना था। ज़राए के मुताबिक बुनियादी तौर पर 4 नुकात ऐसे थे जिन पर इत्तफ़ाक़ राय ना होने की वजह से हतमी मुआहदा नहीं हो सका। पहला, अमेरिका का इसरार था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना रखने की हतमी और नाकाबिले तरदीद ज़मानत दे, जबकि ईरान पुरअमन मकासद के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम के अपने हक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं था। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए अहम इस रास्ते की सूरत हाल पर दोनों फरीकैन में शदीद इख्तलाफात पाए गए। ईरान इस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहता था। और तीसरा, ईरान का मुतालबा खुद पर आयद हर तरह की पाबंदियों का मुकम्मल और गैर मशरूत खात्मा और अपने जो असासे हैं उनकी वापसी था, लेकिन अमरीका को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। वो पाबंदियों के खात्मे को जो है वो कड़ी शराइत से मशरूत करना चाहता था। और चौथा और आखिरी जो बताया जा रहा है वो ये कि लबनान में सीज़ फायर और मशरिक़ वस्ता में ईरानी असर व रसूख, इजराइल का किरदार और ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर भी इख्तलाफ रहा। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि अच्छी खबर ये है कि हमने 21 घंटों में बहुत सी बामायनी बातें जो हैं वो की हैं, लेकिन बुरी खबर ये है कि हम किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। ये ईरान के लिए अमेरिका से ज़्यादा बुरी खबर है, ये उनका कहना था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपनी हतमी और बेहतरीन पेशकश मेज़ पर रख दी है, मगर ईरानी वफ्द ने हमारी शराइत कबूल ना करने का इंतखाब किया। दूसरी जानिब ईरानी सरकारी मीडिया और वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का मौक़िफ़ इससे बरक्स था। उन्होंने मुआहदा ना होने की वजह अमरीका के गैर मंतकी और हद से ज़्यादा मुतालबात को करार दिया। उनका कहना था कि अमरीका ने मुआहदे की राह में रुकावटें खड़ी की हैं। इस्माइल बक़ाई के मुताबिक बहुत से जो मौज़ूआत हैं उन पर मुफ़ाहमत हो गई थी, ताहम 2 या 3 अहम मामलात पर दोनों फरीकैन में इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका, जिसके बायस आखिरकार मुज़ाकरात किसी नतीजे तक ना पहुँच सके। उन्होंने इसे नाकामी के बजाय एक आगाज़ करार दिया है और कहा है कि अब गेंद अमरीका के कोर्ट में है। ईरान पाकिस्तान और ख़ित्ते के दीगर दोस्तों के दरमियान राब्ते और मुशावरत का सिलसिला जारी रखेगा, ये भी उनका कहना था। आलमी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अगरचे ये मुज़ाकरात बज़ाहिर बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं, लेकिन 47 साल बाद 2 फरीकैन को एक मेज़ पर और इस हाई प्रोफाइल लेवल की डेलीगेशंस को आपस में बैठना बज़ाते खुद एक बड़ी पेशरफ्त है। पाकिस्तान ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करके अपना सफारती किरदार बाखूबी निभाया है, ताहम ईरान और अमरीका के दरमियान माजी के वाक़यात के बायस एतमाद का फुकदान इतना गहरा है कि इससे एक नशिस्त में हल करना मुमकिन नहीं था।
अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान ने तीसरी जंग अजीम को रोकने के लिए जो कदम उठाया है, क्या दुनिया इसका फ़ायदा उठाएगी या फिर तबाही की तरफ जाएगी? ये हैं वो कुछ सवालात जो प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी सीनियर जर्नलिस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान अमेरिकन एक्टिविस्ट साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर महमूद साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। गुफ्तगू का आगाज़ अगर एयर मार्शल साहब आपसे करूँ, एयर मार्शल साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अगर हामिद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ कि अमेरिका और ईरान को इस हाई प्रोफाइल डेलीगेशन, जो दोनों साइडों से बड़ी हाई प्रोफाइल डेलीगेशन, इस पे दुनिया इस वक्त लिख रही है कि आफ्टर 47 ईयर्स बहुत एक बड़ा जो है ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो पाकिस्तान की वजह से जो है वो अचीव हुआ। और फिर एक ऐसी सूरत हाल जिसमें बाकायदा ये एक थ्रेट कॉन्स्टेंटली जो है वो मौजूद था कि इजराइल विल प्ले द रोल ऑफ द स्पॉइलर, इजराइल जो है वो अटैक कर सकता है इस डेलीगेशन को वाइल देयर इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जिस खुश उसलूबी से ये सारा जो है वो मरहला निभाया, जिस तरह सिक्योरिटी फराम की, जिस तरह ईरान डेलीगेशन को थ्रू एंड थ्रू सिक्योरिटी जो है वो दी, आप क्या देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? एंड आई बीन सेइंग दिस फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज एंड आई विल से इट अगेन, हमारा काम था दोनों फरीकैन को मेज़ पे लाना, बेनतीजा बानतीजा जो मुज़ाकरात हैं दैट इज़ सेकेंडरी, उसमें हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसको दोनों साइडों ने अप्रिशिएट भी किया और जिसको जो है वो यूटिलाइज करने की कोशिश भी की। योर कमेंट्स ऑन दिस? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त बात कही। दुनिया के सारे जितने भी थिंक टैंक्स और एनालिस्ट हैं वो इस बात पे एग्री हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा कारनामा डिप्लोमेसी की दुनिया में कर लिया है। डिप्लोमेसी के हवाले से पाकिस्तान ने जिस अंदाज में एक ही जगह एक ही छत के नीचे ना सिर्फ ईरान और चाइना के डेलीगेट्स को इकट्ठा कर लिया, बल्कि उसके साथ साथ आप देखिए कि चाइना, अमेरिका, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, सब किसी न किसी अंदाज में वहां पर उनकी मुबस्सर के हवाले से या किसी न किसी अंदाज में उनकी शमूलियत रही। इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की और अभी इसके अंदर मायूसी की बात नहीं है, बल्कि एज वी ऑल एग्री दैट जो इतना बड़ा जो खलीज है, इतना बड़ा जो फासला है अमेरिका और ईरान के दरमियान आपस में ट्रस्ट का, आपस में मामलात का, तो इतनी जल्दी तो वो तय होना नहीं था। दूसरी बात ये कि दोनों साइड्स ने अपनी रेड लाइंस और बढ़ा ली हैं, यानी अपना थ्रेशोल्ड नीचे लाने की बजाय और जो उसको टाइट कर लिया है। और आप देखिए कि जो अमान में मुज़ाकरात हुए उसके अंदर जो यूरेनियम की अफसुर्दगी के हवाले से जो सेट की गए थे पैरामीटर्स अमेरिका की तरफ से, अब अमेरिका उनसे भी फिर के उनसे भी उसको कंप्लीट जो है वो एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ ले गया, जो कि ईरान के लिए बहुत मुश्किल है एक्सेप्ट करना, विच इज उनका जो राइट है। दूसरे एंड के ऊपर आपने हरमुज के हवाले से खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले दिनों में ट्वीट्स किए थे कि जी इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा, इसके ऊपर कोई बड़े पैसे बनेंगे, ईरान की इकोनॉमी इस पे खड़ी हो जाएगी। और अब जब बात टेबल पर आई तो वो एंटायरली डिफरेंट थी। इसके बाद तीसरी बात ये कि बिल्कुल अगेन अमेरिका की तरफ से ये इशारे दिए गए थे कि चूंकि ईरान बड़ा सफर किया है तो उसके ऊपर जो सैंक्शंस रही हैं फॉर द लास्ट 43 इयर्स उनको रिलीव करेंगे तो ईरान जो है वो दोबारा से दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। अगेन उस जब टेबल पे आती हैं चीजें वो डिफरेंट नजर आई एज कंपेयर टू अमेरिकन स्टांस ऑन द मीडिया कह लें या ऑन द रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स। अब दूसरे एंड पे देखा जाए तो ईरान ने भी उसी अंदाज में कि किसी भी बात के ऊपर आपने हरमुज के हवाले से वो पूरा कंट्रोल की बात कर दी, इसी तरह लबनान और जो बाकी ममालिक है उनके ऊपर जंग बंदी इमीडिएटली करने की जो है वो इसराइल के ऊपर जो है इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की। मैं ये समझता हूँ कि जहां पाकिस्तान ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया कि इनको एक जगह पे लाए, एक दूसरे के साथ इन्होंने अपने दे हैव चेक्ड ईच अदर एक्सट्रीम बाउंड्रीज कि कहां पे उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और कहां पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब जो ये वापस गए हैं जेडी वैंस भी और इधर से भी जाएंगे तो अब नाउ दे कैन हैव मच बेटर पिक्चर टू डिस्कस कि जी यहां तक तो हम ईरान की तरफ से रेड लाइन है और ये अमेरिका की तरफ से रेड लाइन है या डेड लाइन है। तो मैं ये समझता हूं कि एज लॉन्ग एज
सीज फायर मेंटेन रहे, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर ही डिपेंड करता है, जी उसमें मैं और आप शायद कुछ भी फोर्स नहीं कर हाँ सकते हैं, कि एज लॉन्ग एज सीज फायर अगर मेंटेन रहता है तो फिर मुज़ाकरात के कंटिन्यूटी की और उसमें कोई ना कोई एग्रीमेंट की विंडो नजर आती है। अभी चंद मिनट पहले जो लेटेस्ट ट्वीट आया है या सोशल जी मीडिया ट्रूथ के ऊपर ट्रूथ जो सोशल जी प्रेसिडेंट ट्रूथ सोशल के ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो हम्म बड़ा एक डिटेल पैसेज सा जी लिखा है, उसमें उसने थोड़े कंसर्न्स एकदम रेज कर दिए हैं डॉक्टर मारिया। जी जहां उन्होंने ये कहा जी कि बहुत सारे पॉइंट्स पे एग्रीमेंट था, एंड एज यू सेड इन द इंट्रो एंड एज वी नो जी कि तीन चार जो मेन पॉइंट है उनके उनमें से तो किसी पे कोई एग्रीमेंट नजर नहीं आ रहा, उन्होंने सिर्फ न्यूक्लियर और यूरेनियम के हवाले से पॉइंट आउट किया है। तो हम्म इसका मतलब ये कि वो बाकियों को भी कंसिडर ही नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने ये कह दिया है कि जी वो तमाम शिप ऑयल वेसल्स जो पैसे दे के भी ईरान को टोल देकर भी आगे आएंगे, हम उनको रोक लेंगे, और मेरी जो नेवी है दे आर रेडी टू टेक ओवर द आबना हरमुज, ये जो है स्ट्रेट ऑफ हरमुज, जी बाय फोर्स, और जी हम जो वो बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं उनको खत्म कर देंगे। तो ये जो वो अब एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर आगे हैं कि वापस हर हालत में आपने हरमुज का कंट्रोल लिया जाए। तो मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान होगा। ईरान की भी उस पर पूरी तैयारी है। अगर ईरान जी ने इतने दिनों से उस पर कंट्रोल मेंटेन किया हुआ है तो ईरान इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड हाउ टू मेंटेन दैट कंट्रोल एंड हाउ टू कैरी ऑन दैट कंट्रोल। हम्म और एक चीज और देखें कि अगर ये भी तो एक अंदाज से बूट्स ऑन द ग्राउंड ही होगा ना, अगर शिप्स भी आते हैं तो बूट्स ऑन द ग्राउंड हो जाएगा। जी और यही वो फेज है जो मैं और आप और हम सब डिस्कस कर रहे हैं, जी कि दैट विल बी द वेरी डेंजरस फेज और ऑफ दिस वॉर, ऑफ दिस कन्फ्रंट्रेशन, ऑफ दिस एस्केलेशन, कि एक बार बूट्स ऑन द ग्राउंड आ जाते हैं हम्म और डैमेज जो है वो फौजी आपस में लड़ते हैं, और जो डैमेज बढ़ेगा उसके बाद अमेरिका पे ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है इंटरनली। साजिद तारिर साहब मेरा ख्याल है मेरे से भी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे बेहतर, जी कि इंटरनली अमेरिका में बड़ा डिफरेंस है इसके ऊपर रिपब्लिकन्स के अंदर भी जी, कि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं जाने चाहिए, सही ये इसराइल की जंग है, अमेरिका क्यों इसमें घुस गया है। तो फिर वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे प्रेशर पड़ेगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप का एक बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि पॉलिसी एक ही है कि जितना प्रेशर बढ़ता है वो उतना और एग्रेसिव हो जाते हैं, वो उतना हम्म और जिसको कहते हैं वायलेंस की तरफ ले जाते हैं, बट और इस सब के इसमें पीछे डॉक्टर साहब अलाउ मी टू गो टू एयर मार्शल साहब, आमिर साहब की तरफ भी जाऊं, उनका भी पर्सपेक्टिव इस पे लूं। आमिर साहब, ये जो ट्रूथ सोशल पे अभी दो बड़ी डिटेल में दो ट्वीट्स आई हैं, जो दो मैसेजेस आए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जिसमें भी जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि कैटेगोरिकली सेड ईरान विल नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। फिर उन्होंने कहा कि जी हम ये एक्सटॉर्शन जो है वो अलाउ नहीं करेंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली, एंड आई डायरेक्ट द नेवी की जी ब्लॉकेड करें। और जिस तरफ डॉक्टर साहब इशारा कर रहे हैं कि मतलब इफेक्टिवली दिस इज लाइक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ही उतार रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई मीन ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बट हमने ये भी देखा ही ब्लोज हॉट ही ब्लोज कोल्ड। पहले आप क्या इनको कितना सीरियसली लेंगे, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जब से ये मुज़ाकराती प्रोसेस जो है वो इसकी सीज़ फायर के आगाज़ हुआ है, तो ट्रंप साहब की कभी एक स्टेटमेंट आती है, कभी दूसरी स्टेटमेंट आती है, कभी तीसरी आती है, कभी चौथी आती है, तो समझ नहीं आ रही। पहले तो ये बताइए कि इनको जितना प्रेशर अंदर से आ रहा है, और तार साहब से भी पूछेंगे, जितना प्रेशर अंदर से आ रहा है, क्या ये बूट्स ऑन द ग्राउंड या वहाँ पे ब्लॉकेड नेवी जो है वो इस तरह रिमूव कर सकती है, एंड हाउ सीरियसली शुड वी बी टेकिंग व्हाट ही इज सेइंग राइट नाउ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया। देखें, ट्रंप की हमेशा से एक नेचर रही है एग्रेसिव, और वही नेचर उसकी जो है वो जनरली पसंद की जाती है अमेरिकन पब्लिक में, और इसी वजह से वो इलेक्शंस भी जीतते रहे हैं। उनका जो एक टिपिकल स्टाइल है गैंगस्टर वाला और एग्रेशन, वो मतलब एक जनरल अमेरिकन जो पब्लिक है वो पसंद भी करती है। और अगर अमेरिका में भी देखा जाए तो जितनी हॉलीवुड एक्शन मूवीज हैं और ये जितने उनके हीरोज हैं, जिसमें कैप्टन अमेरिका वगैरह, तो ये बेसिकली उनके कल्चर का भी हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी बयान ट्रंप साहब के आते हैं वो उनमें एग्रेशन था और रहेगा, और वो चिकन आउट नहीं करना चाहते, वो शो नहीं करना चाहते अपने पब्लिक को कि मैं जो हूं ना, मैंने बकल डाउन किया है, या मैं आई वाज द फर्स्ट वन टू एग्जैक्टली गिव अप एंड लेट ईरान स्टार्ट फायरिंग द शॉट्स, जो कि उसे उन्हें खबरें आ रही हैं और डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू भी आ रही हैं, और जो वो फील भी करते हैं और जो देख भी रहे हैं कि ईरान खड़ा हुआ है इतनी सेक्रीफाइस और इतनी सफरिंग्स के बाद, और
پہلے دیکھیں امریکہ کا جو ہمیشہ سے ایک سٹائل رہا ہے ایک ایڈورسری کو نیچا کرنے کا، وہ شاک اینڈ آ والا رہا ہے. دے بریک دا ول آف دا لیڈرشپ، دے بریک دا ول آف دا پیپل. اپنی اتنی زیادہ وہ شاک اینڈ آ کریٹ کرتے ہیں فائر پاور کی وجہ سے، ایئر فورس کی وجہ سے. وہ چیز سم آف دا ادر ادھر ہوئی نہیں، ادھر کام نہیں آئی وہ چیز ایران میں، اور اس کا کوئی زیادہ اثر نظر نہیں آیا. ایرانیز نے یہ شو کر دیا کہ دے کین اسٹینڈ اگینسٹ اینی سفرنگ سیکریفائز. اور آن دا کانٹرری انہوں نے کاسٹ جو امریکہ کی تھی اس کو بہت انکریز کر دیا. صرف دیکھیں آپ اگر میزائل اور ایسیمیٹرک وارفیئر کے لحاظ سے ہی دیکھیں تو $20-25 کا ڈرون جو ہے اس کے خلاف 4-5 ملین کا وہ پیٹریوٹ فائر کرتے ہیں. تو دا کاسٹ ہیز گون ایگزاربیٹنٹلی ہائی اینڈ دیٹ از واٹ از بینگ فیلڈ بائی. آج ممدانی صاحب کا بھی ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ ڈیلی جو اس کی کاسٹ ہے تقریباً $1 بلین کے قریب پڑ رہی ہے، جو کہ میرا خیال میں اس سے بھی زیادہ ہے امریکنز کو. 2 بلین کا فگر بھی کوٹ ہوا ہے. دو اس کو جو ہے وہ کبھی کوئی اس کو اگری کرتے ہیں، کبھی نہیں اینالسٹ اگری کرتے، بٹ 1 to 2 بلین کا جو ہے وہ کوٹ ہو رہا ہے فگر. جی بالکل. تو یہ کاسٹ انکریز ہونا جو ہے نا، یہ چیز بڑی افیکٹ کرتی ہے. جو آپ نے بات کی بوٹس آن گراؤنڈ کی، دیکھیں ڈاکٹر ماریا، سب سے سینسٹیو چیز جو پبلک کے لیے امریکہ کے ہے وہ باڈی بیگز ہیں. اور اگر وہ کسی طرح سے بھی دس ہیز بین یہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کو فائر کیا، اس کی بھی بیسک ریزن یہی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ ایران کو کیوں پچھلے 4 سے 5 پریزیڈنٹس نے جب کوئی اٹیک کرنے کا کہتا ہے اسرائیل تو وہ انکاری ہو جاتے ہیں، اور وہ کیوں نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر اس طرح سے اٹیک کیا جائے جس طرح عراق پہ کیا یا افغانستان پہ یا سیریا پہ. بیکاز they know the strategic location of the Iranians, they know the leadership of the Iranians, they know the type of cost which is going to be there, human cost and material cost. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی سٹیج پہ وہ بوٹس آن گراؤنڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ رجیم چینج نہیں کر سکتے، کنٹرول آف ہارموز نہیں کر سکتے. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی تو ایران کا سٹینڈ وہی رہے گا جو ہے. اگر وہ کرتے ہیں بوٹس آن گراؤنڈ تو دیر بی اے ویری ہیوی کاسٹ، اور میرا خیال میں ویتنام اور باقی چیزیں بھول جائیں گی. اور پبلک اوپینین جو آلریڈی بہت پیچھے جا چکا ہے ٹرمپ کا، جو ڈاکٹر صاحب اور یہ بھی نے بات کی، اور جس طرح آپ دیکھیں گے کہ آنے والے الیکشنز میں اس کے اثر نظر آئیں گے، تو یہ میسیجز ٹرمپ کو جا رہے ہیں. تو I don't think so that there will be any boots on ground in near future. So basically, I think you and I can agree on this, that یہ جو گنگ ہو ایٹیٹیوڈ ہے, this is just for the American public. He blows hot, he blows cold, and this is just ان کو ہمیں اس طرح سیریسلی نہیں لینا چاہیے. And I think there's a glimmer of hope, جیسے بہت سارے اینالسٹ اس وقت بات بھی کر رہے ہیں کہ اتنے ہائی پاور ڈیلیگیشن کا آمنے سامنے بیٹھ، بلکہ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو میرے 3 ٹیم ممبرس تھے, دے بیکیم فرینڈلی اینڈ فونڈ آف دا جو نیگوشیٹنگ ٹیم تھی. یہ بھی اسی ٹروتھ سوشل والے اپنے اس میں جو ہے انہوں نے لکھا ہے. سو دیر آر ادھر جو نظر آ رہا ہے, جو اف یو ریڈ بٹوین دا لائنس, تو وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے امریکہ سپر پاور دکھانا چاہتا ہے کہ جی میں نے فوراً سے جو ہے نا وہ گھٹنے نہیں ٹیک دیے, ہم نے جو ہے. ڈاکٹر ماریا ایک چھوٹی سی بات کہوں؟ جی کہیے, جی پلیز. ہاؤ آئرنی اٹ از, ہاؤ سیڈ اٹ از کہ آج دنیا یہ وقت دیکھ رہی ہے کہ میں ابھی اے وی ایم صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی, اینڈ یو اینڈ وی آل ایگری کہ وی آر ناٹ گیونگ اینی امپورٹینس ایون کنسیڈرنگ ان اے وے what American president is saying nowadays, because he keeps changing his stance so frequently. اور ایک وقت تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کی ایک لائن جو ہے وہ پوری دنیا کی پالیسیز چینج کر دیتی تھی. So this is the irony at the moment. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے میرا خیال ہے پچھلے ہفتے شاید غالباً آپ تھے پروگرام میں, یہ نہیں تھے, I'm forgetting, but you do recall کہ وہ جو ٹرمپ صاحب کی جو نازیبا الفاظ والی ٹروتھ سوشل پہ جو ان کی تھی, جو ٹویٹ تھی, میسج تھا, اس کو پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی یہ کیا ان کا دماغی توازن جو ہے وہ یہ ٹھیک ہے, یا کیا یہ کوئی مطلب اس وقت جو ہے وہ کوئی اولڈ ایج سے تو نہیں سفر کر رہے, سینیلٹی تو نہیں ہے, کیا مسئلہ ہے کہ اس طرح کی دس از ویری انبیکمنگ آف اے لیڈر, لیٹ الون این امریکن پریزیڈنٹ. تو خیر ساجد طاہر صاحب ہمیں جب جوائن کریں گے تو ان کی طرف بھی جاتی ہوں, بٹ پولیس صاحب کے طاہر صاحب ساتھ ہیں, ساجد طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. طاہر صاحب آپ کے آنے سے پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جس قسم کی یہ ٹویٹ آئی ہے ٹروتھ سوشل پہ, جو یہ میسج آیا ہے, someone who is a Pakistani American who closely monitors the American politics, آپ بڑے قریب سے ٹرمپ صاحب کو بھی جانتے ہیں, آپ کتنا سیریسلی لے رہے ہیں اس میسج کو
کہ جی بلاکیڈ ہٹانے کے لیے باقی ملک بھی انوالو ہوں گے, ہم جو ہے افیکٹولی بوٹس آن دا گراؤنڈ کے لیے جا رہے ہیں, نیوکلیئر نہیں ہوگا, مطلب کوئی اچھی چیز انہوں نے, کوئی پازیٹیوز کی طرف بات نہیں کی. یہی دو پہ جو ہے وہ ہی واز ہارپنگ آن دیز ٹو. اس سے لگتا ہے کہ اپنی ڈومیسٹک کمپلشن, اپنے ووٹ بینک کو زیادہ انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس طرح کا گنگ ہو ایٹیٹیوڈ ہے. یور کامنٹ سر. دیکھیں میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت امریکہ چاہے کوئی ڈیموکریٹ ہے, ریپبلکن ہے, جو کوئی بھی ہے, وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے. اس وقت ایوریج امریکن 2 جابیں کر کے بچوں کو پال رہا ہے. اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ آف ہرموز میں جائیں نہ جائیں, بلکہ ایک نئی ڈسکشن شروع ہو چکی ہے کہ آئدر یہ جنگ اسرائیل کی ہے یا امریکہ کی ہے. دوسرا کہ کیا انکنڈیشنل سپورٹ آف اسرائیل کے لیے ہم نے کتنی قربانیاں دینی ہیں, یہ کویسچن ہے. اور دوسرا میں عرض کر رہا ہوں, لوگ تنگ آ چکے ہیں. میں نے 3 کمپینز میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ آفیشیل کیپیسٹی میں کام کیا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود ایک اینٹائی وار امیدوار تھے, اور پھر 8 مہینے میں 8 جنگیں, پھر نوبل پیس پرائز کی طرف جانا, پھر اس کے بعد بورڈ آف پیس بنا کے اس کا واشنگٹن ڈی سی میں میٹنگ کرنا, اور یکلخ تیسری ورلڈ وار کے دھانے پہ آج کھڑے ہیں. در حقیقت میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جے ڈی وینس صاحب اگر یہاں سے, ہم یہاں پہ سارے ریپبلکن ہم سب سوچ رہے تھے کہ مڈ ٹرم سامنے کھڑا ہے, یہ بندہ امن کی ٹرافی وہاں سے لے کر واپس آئے گا اور ہم لوگ نارملائز کریں گے. ایک بات عرض کرنا چاہوں گا میں, آپ بالکل دیکھیں اس ٹویٹ کا, جے ڈی وائنس کا واپس آنا بغیر ٹرافی کے, کل منڈے کو دنیا کی سٹاک مارکیٹیں اس چیز کا جواب دیں گی کہ کیا ہوا ہے. در حقیقت ایک اور میں عرض کرنا چاہوں گا, مہنگائی نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا اس میں پس رہی ہے, اور میں اس میں فیوچر میں دیکھ رہا ہوں, ابھی 13 دن باقی ہیں اس میں بھی. میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا, اس ٹویٹ میں تو نہ صرف میں بلکہ اب لوگ ان ٹویٹوں سے بیزار ہیں, تھک چکے ہیں. کہتے ہیں اناف از اناف, پوری دنیا تھک چکی ہے. دنیا اب امن کی طرف امن دیکھنا چاہتی ہے, دنیا اکانومی دیکھنا چاہتی ہے, دنیا سپلائی چین کو ریسٹور ہوتا دیکھنا چاہتی ہے. اور میرے خیال میں جس طرح آج صبح سے کئی میں آرٹیکل جریدے پڑھ رہا ہوں, میں کئی بڑے بڑے نامور جو اینالسٹ ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں جو کہ ڈپلومیسی اور نیگوشیشن کی بات کر رہے ہیں کہ 10 سیشن ہونے چاہیے یوکرین کی طرح, 15 سیشن ہونے چاہیے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, جے ڈی وینس صاحب خود ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. ان کی والدہ ڈرگ ایڈکٹڈ تھی, نانی نے پالا, پھر عراق کے جنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آ کے سٹیٹمنٹ دی کہ دنیا کی جنگیں مڈل کلاس کو غربت کی طرف دھکیل دیتی ہے. تو در حقیقت دیکھا جائے تو ریالٹی, اور جناب جے ڈی وینس صاحب میگا موومنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور میگا ریپرزینٹ کیا ہے, امریکہ فرسٹ ہے, اس کے اسرائیل فرسٹ ہے, امریکہ فرسٹ ہے. تو در حقیقت اس وقت سارے, بلکہ میں سمجھ امریکن تو بہت ہی بیزار ہیں جنگوں سے, بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دینا اینٹائی وار ووٹ سمجھا جاتا تھا. میں خود ان کے ساتھ چلتا رہا ہوں, میں نے خود تکلیف ان کی آنکھوں میں دیکھی. لیکن کیا, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آپ کے لیے اور دیکھنے والوں کو چھوڑ کے جاؤں گا, کہ کیا زائنس اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں کہ ایک پروسیس 14.5 پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا تھا. میں بلکہ مجھے شبہ ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں زائنس لابی جو ہے وہ پھر دوبارہ حاوی ہو چکی ہے, جو مجھے خدشات ہیں. اور کیا کہ وہ اس ساری چیز کو ڈی ریل کر دیں گے. یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ لیبنان کے اندر انہوں نے جنگ بندی نہیں کی تھی, حملے کم کیے تھے, جنگ بندی نہیں کی تھی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے رہے, یو کے کہتا رہا, یورپین یونین کنڈیم کرتی رہی لبنان کے حملوں کو, لیکن انہوں نے حملے روکے نہیں تھے. اتنے سٹرونگ ہیں. 10 ملین جوش اسرائیل کے شہری 8 بلین کی دنیا کو آج یرغمال بنا کے بیٹھے ہیں. یہ بہت بڑا لمحہ فخری. لیکن طاہر صاحب یہاں پہ بھی ایک چیز, آپ جو بات 10 ملین جوز جو ہیں اسرائیلی جو ہیں, کیا وہ پوری دنیا کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہیں؟ تو اب تو تیل اویو میں بھی جو ہے, وہاں پہ بھی جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی اس جنگ سے نکلیں, بس ختم کریں. سو وہی آپ سے جو پچھلے دفعہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی, کیا ایسی چیز ہے اے پیک کے پاس جس کی وجہ سے وہ بلیک میل کر رہے ہیں امریکہ کے پریزیڈنٹ کو, جس کی وجہ سے وہ امریکی پریزیڈنٹ جو ہے لگتا ہے ان کے اشارے پہ ناچنے پہ جو ہے وہ اس وقت مجبور نظر آ رہا ہے؟ اور وہ چیز جو کہ یہ لکھی پڑی گئی ہے کہ 4 اس سے پہلے اس کے پریڈیسیسر جو تھے ان کو بھی کوشش کی گئی اس وار میں گھسیٹنے کی, بٹ they did not succeed, AIPAC did not succeed. اب کیا ایسی چیز ہے جس کی جو ان کے پاس جو ہے ایز لیوریج جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے؟ بٹ میں ارباز صاحب کی طرف چلتی ہوں. ارباز صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, اس وقت
would you say that there's a glimmer of hope as well? मतलब अगर ये देखा जाए, स्पॉयलर्स बहुत हैं. जहाँ लेबनान की बात हुई वो भी ये कहा जा रहा है कि ग़ालिबन कल एक मुलाकात है जिसमें लेबनीज़ और जो इजरायली लॉबी है उनकी आपस में वाशिंगटन में जो है वो मुलाकात है. गो के उसके बारे में भी जो है इस वक्त मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि शायद हिज़्बुल्लाह ने प्रेशराइज़ किया है कि नहीं जाना. बट अभी तक जो आ रही हैं खबरें वो ये है कि इट विल गो ऑन एज स्केड्यूल्ड. हैविंग सेड दैट, रे ऑफ होप आपको नज़र आती है इसमें? जी बिल्कुल 100%. मैं जो तारड़ साहब ने बात की कि इस वक्त अमेरिकन पब्लिक जो है वो तंग आ चुकी है, उन्हें ये एहसास हो रहा है कि इनफ इज इनफ. और क्या जोश जो है हमें इस तरह गर्दन से पकड़ सकते हैं एक सुपर पावर को जिसके पास इतनी मिलिट्री माइट है, इतने वेरविदौल है, इतना उसके प्रेजेंस है दुनिया में, इतने उसकी आप कह रहे रीच है. और उसके बावजूद एक 10-12 मिलियन जो जूस हैं दुनिया के, उन्होंने पूरे दुनिया को होस्टेज किया हुआ है. तो ये चीज देखें, ये पूरे अमेरिका में भी ये चीज बढ़ रही है, ये रियलाइजेशन यूरोप में भी बढ़ रही है. क्यों यूरोप ने और यूरोपियन यूनियन ने इनकार किया, क्यों नेटो ने इनकार किया इस जंग का हिस्सा बनने के? क्योंकि उनको रियलाइजेशन थी, जो बात की तारड़ साहब ने, कि दिस इज नॉट अमेरिकन वॉर एंड दिस इज नॉट एनीबॉडीज एल्स वॉर, दिस इज जस्ट इजराइल वॉर. के वो चाहते हैं कि इस खित्ते में उनका सिक्का वक्त राइज हो और वो जो है हर एक को होस्टेज बना के रखें, अपने ग्रेटर इजराइल के अजाइम जो है उनको हासिल कर सकें. आप देखें डॉक्टर मारिया, जितनी डिमांड्स ईरान ने की हैं उसकी जिस तरह मतलब अभी पहले भी जिक्र हुआ, उसमें कौन सी ऐसी डिमांड है जिसमें लेजिटिमेसी नहीं है, जो कि ठीक नहीं है डिमांड? अगर वो चाहते हैं कि वो हॉर्मस का कंट्रोल रखें तो वो टेरिटोरियल वाटर में आता है, उनका हक बनता है उस चीज का. अगर वो चाहते हैं कि उनके जितने पिछले असासे हैं उनको डीफ्रीज किया जाए, वो उनके अपने असासे हैं. अगर वो चाहते हैं कि उनके ऊपर जितनी सैंक्शंस हैं खत्म की जाए ताकि वो एटलीस्ट इस वॉर में जितना कुछ नुकसान हो चुका है उनकी आम पब्लिक को उसको रिलीफ मिल सके, तो ये बिल्कुल जायज है. और आखिर में देखिए, न्यूक्लियर, अगर आज ईरान न्यूक्लियर होता तो क्या इतनी तबाहकारी होती? क्या इजराइल को इतनी जुर्रत होती कि वो इसके खिलाफ इस तरह के एक्शन करे, या अमेरिका रिपीटेडली आके उनकी इतनी तबाही मचाता कि बच्चों को ना छोड़ता और उनके जो अवाम शहरी को ख़त्म कर देता? तो देखें, ये बहुत जायज़ डिमांड्स हैं जो उनकी हैं कि अगर इजराइल न्यूक्लियर हो सकता है तो ईरान क्यों न्यूक्लियर नहीं हो सकता? लेकिन ईरान ने रिपीटेडली, उनकी लीडरशिप ने मैच्योरिटी शो की JCPOA के लिए भी और बाकी नेगोशिएशंस में, कि वी आर नॉट गोइंग टू गो न्यूक्लियर, कि हम जो है हमारे अजाइम भी इतने नहीं हैं कि हम किसी के खिलाफ कोई चीज इस्तेमाल कर सकें. और इसी तरह हम को एग्जिस्ट करना चाहते हैं अपनी जितनी भी अरब रिपब्लिक्स हैं और कंट्रीज हैं. हमें क्यों भोगी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है? वो इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है ये तवाना रहे और ये चलता रहे और ये परवान चढ़ता रहे, और इजराइल इन कंट्रीज को एक वेपन लेबोरेटरी के तौर पे इस्तेमाल करता रहे. आज उसने ईरान को किया है, कल किसी और को कर सकता है. लेकिन ईरान ने ये बात साबित कर दी है कि जो बात इस वक्त अमेरिकन पब्लिक भी कर रही है कि इनफ इज इनफ एंड वी आर नॉट गोइंग टू बो डाउन, वी आर नॉट गोइंग टू नील एंड वी विल डाई फाइटिंग. तो ये जो खड़े हुए हैं वो, इससे मैं समझता हूँ पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है. कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत ऊंची जा चुकी है. सब दुनिया जो है इस वक्त सफर कर रही है, चाहे वो एनर्जी इनसिक्योरिटी है, चाहे वो फूड इनसिक्योरिटी है, और इसके इफेक्ट्स अभी आने वाले हैं. जिस तरह मार्केट में आपको कल से इफेक्ट्स नजर आएंगे, और अगर इसको रोका ना गया, इसके ऊपर रिलीफ ना दी गई, पॉजिटिव जेस्चर्स ना दिए गए, और इस जो ये पैक्ट हुआ है इसको प्रोलॉन्ग करके इसको सस्टेनेबल ना किया गया, तो मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया सफर करेगी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. एवरीबॉडी विल पुट अ प्रेशर कि इस चीज को खत्म किया जाए. इस अननेसेसरी अनजस्ट वॉर का खात्मा होना चाहिए और आगे चलें ताकि दुनिया को रिलीफ मिले, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजराइल वी शुड. और मैं ओवरऑल भी अगर देखता हूं तो हर तरफ से एक पॉजिटिव जेस्चर्स नजर आते हैं मुझे, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, एक्सेप्ट फॉर इजराइल एंड इंडिया. ये दो I2s हैं जो एक खटकते हैं, जो स्पॉयलर्स हो सकते हैं, लेकिन I am still very hopeful, Dr. Maria, that things will improve inshallah in days to come. I agree with you, Imran Shah साहब, because डिप्लोमेसी और स्पेशली इस लेवल की डेलीगेशंस का आपस में बैठना इतनी दिहाइयों के बाद 21 घंटे में, तो इतनी जल्दी हम, मेरा ख्याल कोई मैजिक ट्रिक तो है नहीं
वो इस तरह तो नहीं था कि हम इसको एक्सपेक्ट करें कि जी कुछ जादू हो जाएगा और एकदम से चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. सो देयर इज़ दैट ग्लिमर ऑफ होप. बट तार साहब, अगेन बार बार इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की जो है वो कोशिश करते हैं. द क्लॉक इज़ टिकिंग. जैसे हम देख रहे हैं मिड टर्म की तरफ हर आने वाला दिन जो है मिड टर्म के एक दिन करीब जो है वो आपको ले जाता जा रहा है. 70 लाख अमरीकी जो है वो निकले, सड़कों पर निकले, इस वॉर के अगेंस्ट जो है वो निकले. अब मजीद जो है वो अग्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ रही है. क्या मतलब आपको फिर आपने भी इसका जवाब तलाश करने की कोशिश की. क्या चीज़ है जो हॉस्टेज रखे हुए है अमरीकी सदर को? देखिए, इस वक्त दो चीजें मैं बताना चाहूंगा. एक, अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसको कहा जाता है कि कर्स ऑफ द सेकंड टर्म. अब कर्स ऑफ द सेकंड टर्म ये होती है कि प्रेसिडेंट को ये पता होता है कि उसने दोबारा अवाम के सामने नहीं जाना, इलेक्शन नहीं लड़ना, तो वो अपने मर्जी की कैबिनेट को पिक करके अपने एजेंडे को, अपने मैंडेट को इन्फोर्स करता है, और दूसरा अपनी लेगेसी के फोकस करता है. और तीसरी बात यह है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, 12 साल बराक ओबामा ने इस कंट्री को चलाया है. अमेरिका की इस वक्त, अगर मैं इस पे डिबेट में जा सकता हूं कि दुनिया के अंदर आज जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके पीछे पिछले 12 साल की अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी थी, जिसमें इजराइल ने भी उसको यूज किया, भारत ने यूज किया, और रशिया और चाइना ने भी अब्यूज किया. ना सिर्फ फॉरेन पॉलिसी बल्कि ट्रेड पॉलिसी. डोनाल्ड ट्रंप साहब कंफ्यूज नजर आते हैं, रश में नजर आते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि 12 साल की चीजों को बैलेंस करना है 4 साल के अंदर. टफ फैसले भी करने हैं और उसकी प्राइस भी पे करनी है. तो मेरे ख्याल में ये बिलखसूस जंग जो थी, ये तो एजेंडे पर ही नहीं थी, ये तो प्लान में ही नहीं थी, ये तो मेगा में फिट नहीं आती, अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे में फिट नहीं आती. और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक लोगों के जहन में, अमेरिकन में, फॉल ऑफ काबुल के जख्म जो है अभी हरे हैं. वो अमेरिकन कैनॉट अफोर्ड अनदर इंटरप्शन इन द इकोनॉमी. अभी तक तो कोविड के बाद सप्लाई चेन रिस्टोर ही नहीं हुआ था. अभी तक तो अमेरिकन कोविड सिंड्रोम से डील कर रहे हैं. अभी तक तो अमेरिकन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. तो ऊपर से ये नया एक ड्रामा है. ड्रामे से मुराद ये है कि इन्फ्लेशन का जिन हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है और बेजार हैं लोग. मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि 21 घंटे की नेगोशिएशन जो थी, इट वाज नॉट इनफ. लेकिन बात ये करने वाली है कि लोग चाहते थे कि सोल्यूशन ढूंढने के लिए अगर वहां से खाली हाथ वापस आना था तो इतना लंबा ट्रिप करने की जरूरत क्या थी. मेरा तो ये क्वेश्चन मार्क है. और दूसरी मैं अर्ज करना चाहूंगा कि स्ट्रेट ऑफ हरमूज के ऊपर टर्म्स डिस्कस की जा चुकी हैं, बल्कि एसेट्स जो अनफ्रीज करने हैं उसका स्केड्यूल भी डिटेल तय कर लिया गया था कि कतर से शुरू किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता $6 बिलियन से. बिल्कुल. और दूसरी तरफ ट्वीट की जाती है कि हम ईरान को रीबिल्ड करने के लिए जा रहे हैं. और साथ ही फिर तो इस वक्त देखा जाए तो पूरी दुनिया को डिप्रेशन में डाल दिया है. हम सारे लोग ज़हनी तौर पे मरीज बन चुके हैं. सुबह एक खबर है, शाम को दूसरी खबर है. एक ट्रिप जा रहा है, एक ट्रिप आ रहा है. मेरा मकसद है हकीकत एक हैजान की कैफियत है. और ये सारा जो हैजान है, एक्सपेरिमेंट्स है, ये मिडिल क्लास को गुर्बत में पुश कर रहे हैं. एंड पीपल वांट आंसर्स फॉर दैट. पीपल, और सबसे बड़ी बात ये है, ये आंसर देने पड़ेंगे मिड टर्म इलेक्शंस में. और अगर मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं तो एक लेम डक प्रेसिडेंट बनेंगे. हर चीज को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए एनफोर्स किया जाएगा. लेजिस्लेशन नहीं हो पाएगी. इंपीचमेंट की तलवार लटकेगी. नुकसान होगा अमेरिकन वोटर का, अमेरिकन टैक्स पेयर का, और सारी दुनिया को यह सफर करना पड़ेगा. दर हकीकत ये इशू है. और अमेरिका, अगर देखा जाए, पूरी दुनिया इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस. एक तरफ 12 साल, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, मुझे इजाजत दें प्लीज, कि उसमें 4 साल आज लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़हनी हालात, 4 साल जो बाइडेन के ज़हनी हालात क्या थे. मौसूफ जो थे वो सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ सकते थे. मौसूफ खड़े खड़े अपनी वेस्ट कर देते थे सारी चीज. उन्हें पता ही नहीं था कि आज दिन क्या है. ऑटो पेन पे कंट्री चलता रहा है, लोग और कंट्री चलाते रहे हैं. आज एक दूसरी एक्सट्रीम आप देख रहे हैं. तो दर हकीकत यही ट्रेजेडी पूरी दुनिया के लिए है कि एक फार लेफ्ट फार राइट, मिडल की कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. इससे सफर कौन कर रही है? जमहूरियत. इसमें सफर कौन कर रहे हैं? अमेरिकन. इसमें सफर कौन कर रहे हैं? पूरी दुनिया सफर कर रही है. सही. अच्छा आमिर साहब, अभी क्योंकि ऑब्वियसली सबके जहनों पे एक ही सवाल है कि क्या ये सीज़ फायर जो है ये सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. 22 तारीख तक जो है ये टाइम है सीज़ फायर का. हैविंग सेड दैट, साथ ही साथ जब ये बातें होती हैं, गो के हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि परहैप्स
یہ اپنے صرف ووٹر کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہے. بٹ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز کو ہم کھلوائیں گے, بلاکڈ کو ہم کھلوائیں گے, اور اس میں دوسرے ممالک بھی ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ انوالو ہوں گے, تو مجھے آئی واز ریکالنگ 2 دن پہلے کیئر سٹارمر کی ایک جو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی ہم ڈپلومیٹک اور جو آپشنز ہیں ان پہ جو ڈائلاگ ڈپلومیسی ہم سب پہ جو ہے وہ غور کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کریں, اور پھر ملٹری آپشن کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں. یہ تو ایک میرا خیال ہے سیز فائر کے لیے اگر بات کی جائے تو سیز فائر کا گلا گھونٹنے کے لیے یہ کافی ہوگا, وہ تو سیز فائر پر سسٹین ہی نہیں کرے گا. اینڈ دس مطلب اگر آپ نے اس پورے پروسیس کو ملیا میٹ کرنا ہے تو یہ آپ بلاکڈ کھلوانے نکل چلیں. آپ اس کو مطلب سیریسلی لینا چاہیے, یا اس کو بھی ہم اسی طرح لیں کہ ہی از جسٹ اپیلنگ ٹو ہز اون لابی؟ یہ سیز فائر میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ سسٹین کرے گا اور کرنا بھی چاہیے. سیز فائر اس وجہ سے سسٹین کرنا چاہیے کہ دیکھیں امریکہ کو اس چیز کی کو بہت جانتا بھی ہے, اس کو اس چیز کی خبر بھی ہے, اور صرف جو ایلیمنٹ اس وقت موجود ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگو والا وہ جو گینگسٹر ایک مینٹلٹی ہے کہ they will not accept, but in fact they have lost this war. And Iran has won this war because of the reason کہ Iran with lot of pain, with lot of sufferings, with lot of sacrifices, lot of destruction, end of the day ایران نے یہ جنگ جیت لی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے ان کے تمام پریشر کو, تمام ملٹری مائٹ کو سسٹین کیا ہے, اور آن کانٹرری ایران نے رسپانس بھی دیا ہے, رسپونڈ کرتا رہا ہے. آگے جو دن آ رہے ہیں اس میں جتنی جنگ ایکسٹینڈ ہوگی اس میں امریکہ کی کاسٹ آف وار بہت انکریز کرے گی. ایران نے تو اب یہ تہیا کر لیا ہے بیکاز ان کی لیڈرشپ نے جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ سب مین بندے ان کے جو لیڈرشپ کے مر بھی گئے اور اس کے بعد جو ہیں وہ بھی تیار ہیں, تو یہ شو کرتی ہے ایک ریزیلینس قوم کی اور ایبلٹی ٹو سیکریفائز ٹل دا اینڈ. تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اس کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. امریکن آن دا ادر سائڈ آر ویری سینسٹیو ٹو دس تھنگ فار دا ریزن کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کاز کے پیچھے وہ لڑ رہے ہیں, مقصد کیا ہے اس کا, اور اس مقصد کی کلیئرٹی نہیں ہے. جب تک آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہوتے, پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹیوز ہی ڈیفائن کرتے ہیں آؤٹ کم, اور وہی ڈیفائن کرتے ہیں نوشن آف وکٹری. تو امریکہ ایک ٹائم پہ تو صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیسائسو وکٹری حاصل کر لی ہے, تو اگر کر لی ہے تو پھر آگے کیا چیز وہ چاہتے ہیں. دیکھیں ایران کی فردر ڈسٹرکشن جو ہے یہ ایک ہیومن کاسٹ اس میں بہت زیادہ انوالو ہو جائے گی, مٹیریل کاسٹ تو ہوگی ہی انوالو, اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گی کہ ریجنل پلیئرز ول اسٹارٹ ٹو گیٹ افیکٹڈ. اس وقت کوئی اسپیشلی جو مین پلیئرز ہیں لائک قطر اینڈ سعودی عربیہ, دے آر ناٹ ریڈی ٹو گیٹ انٹو دا وار, اور انہوں نے شو بھی کی ہے یہ چیز, اور جو ہمیں آگے بھی نظر آئے گا. یس یو اے ای کا تھوڑا رجحان ہے اسرائیل کے آبجیکٹیوز کی طرف, اور وہ مے بی دے ول گیٹ انوالوڈ ان ادر ایسپیکٹ. لیکن سملرلی چائنا اور رشیا آر ویری مین پلیئرز جو کہ اس ریجن میں موجود ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ رہی ہے ایران کے ساتھ. ان کی بہت زیادہ کاسٹ جو ہے, مطلب جو فیول اور انرجی جو ہے, ایک کوریڈور ہے چائنا کے لیے اسپیشلی, اینڈ سبسیکوینٹلی جو انہوں نے ایک ٹرین کا ایک پورا پروجیکٹ لیا ہوا ہے فرام ہیئر ٹو یوریشیا وغیرہ. تو یہ ایک بہت سارے ان کے بھی ایک انٹرسٹ ہے جس میں کہ یہ وار جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور اس ریجن میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے. اور یورپینز دیکھیں ان کو یہ پشن کرنے کی کوشش ضرور کریں گے کہ ہرمز کو کھلایا جائے, اور یورپینز جو ہے نیٹو جو ہے وہ جوائن کرے, اکنامک ریزنز کو کوٹ کرتے ہوئے امریکہ. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ابھی کوئی بھی یورپین کنٹری, بیکاز وہ بھی اس وقت جو وار کی کاسٹ ہے اس کو فیل کر رہے ہیں, جہاں پہ فیول چلا گیا ہے اور جہاں پہ ہیومن ایک جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں کتنے زیادہ ہو گئے. فلپ سائڈ یہ بھی ہے, جیسے اگر اسٹریٹ آف ہارموز یہ بند کرتے ہیں تو ہوتی کہہ رہے ہیں ہم گلف آف ایڈن جو ہے اس کو ہم بند کر دیں گے, تو وہ مزید چیزیں جو ہیں وہ چوک پوائنٹس اور مزید اگر یہ ہوتے ہیں تو یہ تو دنیا جو ہے وہ بالکل ہی ڈپریشن میں جو ہے وہ چلی جائے گی, اکنامک ڈپریشن میں. طاہر صاحب ایک آپ نے بات کی, آپ نے کہا جو بھی امریکی پریزیڈنٹ آتا ہے اس پہ کرس آف دا سیکنڈ ٹرم ہوتا ہے, بٹ obviously he also does want to leave behind a legacy. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو بورڈ آف پیس بنا رہے تھے وہ اپنی لیگیسی بنانے کے لیے جو ہے وہ کر رہے تھے, یا باقی چیزیں جو ہیں لیگیسی میں would he also be known as a president, کیونکہ جیسے جی سی سی کی بات ہو رہی ہے, جی سی سی تو اب اپنے لیے آلٹرنیٹیو روٹس جو ہے وہ تلاش کر رہا ہے, آلٹرنیٹیو آپشنز دیکھ رہا ہے. وہ جو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا سارا امیج تھا وہ تو بری طرح سے ملیا میٹ ہو چکا ہے. تو جی سی سی ان کے ساتھ کس حد تک آپ کو لگتا ہے انوالو ہوگا, ایکسیپٹ فار یو اے ای؟ ان کے علاوہ باقی تو ممالک نے اپنی کلیئر لائنز جو ہیں ڈیفائن کر دی ہیں, امریکہ اسٹینڈس ٹو لوز دا جی سی سی. دیکھیں یہاں پہ میں آپ کی توجہ 2 چیزوں کی طرف لانا چاہتا ہوں. ایک تو ہر پریزیڈنٹ جو ہے اپنی فارن پالیسی کی گائیڈ لائنز دیتا ہے,
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी तकरीबन 2 महीने पहले अपनी गाइडलाइंस दी थी, और उन्होंने मॉनरो डॉक्ट्रिन, जिसको वॉशिंगटन डीसी के अंदर डॉनरो डॉक्ट्रिन भी कहा जाता था, ग्रीनलैंड और उसके बाद उसमें उन्होंने बताया नेटो को वो मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस को मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो पुराने सिस्टम क्रिएट किए गए थे ही इज कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग them। अब उसके साथ तकवीत ये दी है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमारे सेक्रेटरी ऑफ वार पीट हेग्सेथ ने एक नक्शा सामने रखा है, जिसको ग्रेटर अमेरिका फ्रॉम ग्रीनलैंड टू गयाना एंड कनाडा सामने रखा है, और उन्होंने उस सारी चीजों को अगर देखा जाए तो बैकयार्ड के अंदर जो इंटरफेरेंस हो रही थी चाइना और रशिया की, बैकयार्ड क्या है, साउथ अमेरिका है, तो उसके ऊपर उसकी तवज्जो दी जा रही है। जब यहाँ पे तवज्जो दी जाएगी तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, चाहे गल्फ में हो चाहे यूरोप के अंदर हो। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो 2 चीजें इस वक्त गल्फ को जो है वो क्रिटिकल बना रही हैं। एक पेट्रो डॉलर है वहां पे, वो स्टेक पे लगा है, और दूसरा अगर अमेरिका वहां से तवज्जो अपने बैकयार्ड पे लाता है तो इजराइल उस वैक्यूम को फिल करना चाहता है। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त ईरान के साथ दोनों पावर्स जो हैं, रशिया और चाइना, वो खुल के सामने आ चुके हैं। बहरीन का जो रेजोल्यूशन था सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको सबसे पहले रशिया और चाइना ने वीटो किया है। मेरे ख्याल में अगले आने वाले 13 दिन जो हैं उसमें चाइना एक की रोल अदा करेगा और प्रेशर क्रिएट करेगा अमेरिका के लिए और दूसरे सारे पार्टीज के लिए कि जल्द अज जल्द किसी टर्म पे आया जाए, क्योंकि रीजन वेनेजुएला का तेल इन्होंने बंद किया और वो सारा तेल जाता था चाइना। दूसरा तेल कहां से ले रहे थे, वो ईरान से ले रहे थे। तो चाइना कैन नॉट अफोर्ड इट, बल्कि चाइना कैन नॉट अफोर्ड टू मूव फॉरवर्ड विद इट रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में वो तैयार हो रहे हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब गुजरा अल्लाह के मीटिंग के बाद फौरन चाइना गए थे। तो मेरे ख्याल में चाइना इज ऑलमोस्ट रेडी टू जंप इन और प्रेशर क्रिएट होगा। तो मेरे ख्याल में मैं आई एम स्टिल आई वांट टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक आमिर साहब की तरह, बिल्कुल बल्कि दुआ गो हूं कि अगले 13 दिन ये दुनिया का बुखार कम हो। साथ ये भी दुआ करना चाहता हूं कि इसका सेहरा मेरे वतन अजीज के सर पे हो, पाकिस्तान सुरखरू हो। पाकिस्तान ने ये दूसरा मास्टर स्ट्रोक 11 महीने के अंदर अंदर दिया है। इट्स रिमार्केबल स्टोरी। बिल्कुल। और तार साहब, मेरे ख्याल है पाकिस्तान ने अल्लाह करे कि ये जो है ये किसी परमानेंट पीस प्रोसेस में जो है, पीस में जो है ये ट्रांसलेट करे। लेकिन यहाँ पे हम जो लोग देखते हैं, हम ये इन इट सेल्फ 2 फरीकैन को, 2 वॉरिंग पार्टीज़ को बिठाना ही बहुत बड़ा जो है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए जो है वो एक मार्का था। और हमारा रोल यहीं तक था कि हम इसको जो है वो इंश्योर करें कि बैठ जाएं। मैं तो आपने भी देखा होगा, हम सब भी देख रहे हैं, इंडियन मीडिया जिस तरह जो है वो चीज़ें चला रहा था। कहीं दुआएं हो रही हैं, कहीं जो है वो पंडितों को पैसे दिए जा रहे हैं कि आप ये दुआ करें कि जेडी वैंस पहुंच ना सके, वो मुड़ जाए या कोई अटैक हो जाए। सो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़े खुश उसूबे से जो है ये मरहला जो है वो तय किया पाकिस्तान के लिए। एंड लेट्स जस्ट होप कि आने वाले दिनों में ये जो पीस है, जिसकी तरफ जो ये अमन है, जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो मरकूज़ हैं, वो एक्चुअली ट्रांसलेट होता हुआ हमें नज़र आए। बिकॉज ये एक है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। आने वाले जो दिन हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं। विल दिस सीज फायर होल्ड, विल इट नॉट होल्ड? लेकिन लाइक आई सेड इन द प्रोग्राम, देयर इज अ ग्लिमर ऑफ होप, क्योंकि 21 घंटे की जो नशिस्त है वो 47 सालों का जो एक आपका ट्रस्ट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी है। सो ग्लिमर ऑफ होप जो है वो मौजूद है। और हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि ना उम्मीदी कुफर है। वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, वी शुड बी पॉजिटिव। लेट्स होप दैट बेटर डेज लाई ahead of us. On that note, we'll close today's program. तार साहब आपका बहुत शुक्रिया, मार्शल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मशरकी साहब, thank you for making time for the program. We'll see you next week. Good night, Allah Hafiz.